हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्टेक्ट सॉफ्ट साइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITR-2 इनकम टैक्स रिटर्न 2 के बारे में। हम इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि क्या है ITR-2, कौन कौन से लोग इसे फिल कर सकते हैं और कैसे आपको इसे फिल करना है बिना किसी परेशानी के। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं ITR-2 के बारे में आपको बता दूं कि ये उसे वो इंडिविजुअल या HUFs फिल कर सकते हैं जिनका जो इनकम है वो प्रॉफिट या गेन ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं होता है, वैसे लोग इसे फिल कर सकते हैं। तो अगर हम और ITR-2 के बारे में बात करें तो ITR-2 भी डिफरेंट ITRs के ही जैसा है, जैसे कि ITR-1 हो गया, आपका ITR-4 और 6 हो गया। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ITR बना रखी है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर के लिए, वैसे ही एक ITR-2 है जो कि उन इंडिविजुअल या फिर HUFs का है जिनका प्रोफेशन या बिजनेस से कोई इनकम नहीं होता है। यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ जो कि नोट करने लायक है कि ITR-2 जो है ये आप ऑफलाइन ही मोड में फिल कर सकते हैं, XML या जावा यूटिलिटी यूज़ करके। आप इसे ऑनलाइन मोड में नहीं फिल कर सकते, बट हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे कैसे आपको इसको फिल करना है ऑफलाइन। उसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं ITR-2 फाइल करने में। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वैसे लोग जिनका इनकम सैलरी से है या पेंशन से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन से है, कोई अदर सोर्स यानी कि लीगल मीन्स ऑफ गैम्बलिंग से है, लॉटरी वगैरह आपने जीती है तब सिनेरियो में आपको ITR-2 फिल करना होता है। साथ ही साथ जिनका इनकम फॉरेन एसेट या फॉरेन इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, तब भी आपको ITR-2 ही फाइल करना होता है। यहाँ पे अगर आपका अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट है और आप कोई कंपनी का डायरेक्टर या इंडिविजुअल है, तब भी आपको ITR-2 में ही रिटर्न अपना फाइल करना होता है। तो ये तो हो गई कि कौन कौन एलिजिबल है और क्या है ITR-2। अब हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं आपको कि कैसे आपको ITR-2 को ऑफलाइन मोड में फाइल करना है। तो आइए हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की ओर। तो अपने ब्राउज़र में आपको सबसे पहले जाना है income tax e-filing.gov.in के पोर्टल पे। इस पोर्टल पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में एक IT प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर का यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज लोड लेगा। पेज लोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू का बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले असेसमेंट ईयर फिल करना है कि आप कौन सा असेसमेंट ईयर के लिए अपना ITR फिल कर रहे हैं। जैसे हम 2021 क्लिक कर रहे हैं, हमने वो सेलेक्ट कर लिया। फिर हम यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमको ITR-2 यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा और इसी का हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर जावा यूटिलिटी में दोनों में से कोई भी एक अपना यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। तो जैसे कि हम यहाँ पे जावा यूटिलिटी से करेंगे तो हमने जावा यूटिलिटी वाले पे क्लिक कर लिया, जिसके बाद हमारे एक नए पेज में लोड लेगा और फिर कुछ ही सेकंड के अंतर में ये यहाँ पे नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट कर लेगा। जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाए तो आपका ये जहाँ भी डाउनलोड हो उस पाथ में आपको जाना है। उस पाथ में आपके सामने कुछ इस तरह का जिप फाइल आएगा, आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो आइए हम इसे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे सामने यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट यहाँ पे क्लिक कर लिया। उसके बाद ये आपका फाइल जो है ये आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के और ऑप्शन नज़र आ जाएंगे आपको। यहीं पे आपको एक एग्जीक्यूटेबल जार फाइल का और यहाँ पे नज़र आएगा। ये वाला जो फाइल है इस पर आपको ओपन करना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आपका ये ITR जो है ये जावा के माध्यम से ओपन हो जाएगा। कुछ सेकेंड इसको टाइम लगेगा लोड होने में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसे ही ये कम्प्लीटली लोड हो जाए तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ITR-2 2021 आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं फिल करने से पहले। तो आइए हम कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि सारे अमाउंट जो है वो इंडियन रुपीज़ में होंगे। आपका जो डेट होगा वो DD YY के फॉर्मेट में होगा। जितने भी ग्रे फील्ड होंगे या तो वो वाटर फील्ड होंगे या फिर नॉन एडिटेबल होंगे। आप यहाँ पे नए रो ऐड कर सकते हैं, पुराने कुछ रो डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हो। अगर आपको कोई भी वैल्यू में परसेंटेज डालना है तो आप वो साइन यूज़ कर सकते हैं और एक बार इसे वेरीफाई कर ले सबमिट करने से पहले। उसके बाद हम यहाँ होम पे जाएंगे, जहाँ पे हमें टैब मिलते हैं। यहाँ पे हम कोई भी टैब जो हमारे लिए एलिजिबल नहीं होता है, एलिजिबल नहीं है, वो हम यहाँ नो सिंपली कर सकते हैं, बट हम इसे भी कुछ करेंगे नहीं। ये हम ITR फिल करने के बाद ये ऑटो ले लेगा। फिर हम पार्टी जनरल में आएंगे, जहाँ पे हमें अपना जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं डालना होता है। तो या तो आप इसे मैनुअली एक एक करके डाल सकते हैं, नहीं तो अपना प्रीफिल XML को डाउनलोड कर सकते हैं वहीं से। तो जैसे हम प्रीफिल XML में डाउनलोड करने वाले हैं तो हम प्रीफिल वाला बटन यहाँ पे ऊपर जो नजर आ होगा इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ सेकंड लोड लेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना लॉगिन करके E-filing पोर्टल पे माई अकाउंट में जाके आप डाउनलोड प्रीफिल XML को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपको अपना प्रीफिल XML डाउनलोड करना है। फिर हम यहाँ पर अपना प्रीफिल XML ऐड करेंगे।
तो इसके लिए आप वापस आइए incometaxefilling.gov.in के पोर्टल पे। इस पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तभी लॉगिन कर सकते हैं, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले रजिस्टर करिए, फिर यहाँ पे आप लॉगिन हेयर पे क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक पेज लोड होना स्टार्ट करेगा और आपके सामने एक पेज खुलेगा जहाँ आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना होता है। तो आइए हम ना यहाँ पे यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना यूज़र आईडी डाल दिया है यहाँ पे हमने, फिर यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे अपना। कैप्चा डालने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम लॉगिन क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे हमें ऊपर माई अकाउंट का यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नाम आ जा रहा है लॉगिन करने के बाद। फिर यहाँ पे माई अकाउंट का यहाँ ऑप्शन मिल रहा है और यहीं पे हमें मिलता है ये डाउनलोड प्रीफिल XML का ऑप्शन। इस ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमारे सामने एक पेज लोड होगा। पेज लोड होने के हमें हमारा पैन कार्ड शो कर देगा और यहाँ पे हमें असेसमेंट ईयर डाउन सेलेक्ट कर लेना है जिसके लिए हम डाउनलोड करना है। तो हम 2021 सेलेक्ट कर लीजिए जिससे करना है। फिर ITR, हम ITR 2 कर रहे हैं तो ITR 2 पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ हम नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें हमें रिफ़ंड चाहिए। वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डाउनलोड XML पे क्लिक करेंगे, जहाँ से हमें ये चेकबॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे सामने पेज लोड लेगा और फिर यहाँ पे देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो जहाँ भी आपका ये डाउनलोड हो जाए आपको वो पाथ पे जाके इस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है अगर आप XML यूज़ करना चाहते हैं तो। जैसे कि हमारा डाउनलोड है, हमने इस पर सेलेक्ट करके इसे ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन किया तो ये हमारा जो डेटा है ये ऑटो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे अभी देखिए डायरेक्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। देखिए यहाँ लोडिंग ITR आ रहा है, यानी ये ऑटो फिल होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। तो आपके जितने भी डेटा होंगे वो ऑटोमेटिकली ऑटो फिल हो जाएंगे। आप इसे क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि कौन से एडिटेबल फील्ड में है, तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई एरर नज़र आता है तो। जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया हमारा डेटा जो सेव्ड है। तो यहाँ हम ओके पे क्लिक करेंगे और ये वापस से स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो अब चलिए पार्टी जनरल में चलते हैं। फिर से हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, पेन नंबर, स्टेटस, एड्रेस वगैरह सब ऑटोमेटिक फिल हो गया है। हमें ये कुछ भी फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, कोई एरर आपको नज़र आए तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ नीचे आते हैं जहाँ पे हमें फिलिंग स्टेटस सेलेक्ट करना है कि हम कब फिल कर रहे हैं, आफ्टर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट या ऑन ड्यू डेट। तो जैसे कि हम आफ्टर ड्यू डेट कर रहे हैं तो हम आफ्टर ड्यू डेट वाला ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अगर आप नोटिस के रिस्पॉन्स में कर रहे हैं तो आपको यहाँ से येस या नो सेलेक्ट करना है। अगर येस करेंगे तो आपको नीचे नोटिस का जो रिसिप्ट नंबर है वो डालना पड़ेगा, अगर नहीं तो आप इसे खाली छोड़ दें। रिवाइज़ कर रहे हैं तो भी आपको नीचे डिटेल देना होगा। तो जैसे कि हम कोई नोटिस के रिस्पॉन्स में नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ को सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ रेसिडेंट स्टेटस में आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे रेसिडेंट है वो हमारा ऑटो फिल हो गया है यहाँ नीचे। फिर हम यहाँ नीचे आते हैं अदर डिटेल में और उससे पहले यहाँ पे हमारा सेक्शन 115H तो हमारा नहीं है और फिर सेक्शन 5 है, ये भी हमारा नहीं है। अगर आपका है तो आप यहाँ सिंपली येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव एसेस जो है वो फिल कर रहा है तो आपको येस क्लिक करके उस रिप्रेजेंटेटिव एसेस का डिटेल डालना है। बट आप खुद फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ सिंपली नो कर दीजिए। जैसे कि हम खुद कर रहे हैं तो हम यहाँ नो कर दे रहे हैं। तो यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि अगर आप डायरेक्टर कोई कंपनी में प्रीवियस ईयर में तो आपको यहाँ डिटेल देना है। तो जैसे कि हमारे सीन में नहीं है तो यहाँ सिंपली नो हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में है तो आपको यहाँ पे देख के डालना है, हमारा नहीं है तो हम यहाँ पे भी नो पे ही रहने दे रहे हैं। फिर हम चलते हैं शेड्यूल S यानी शेड्यूल सैलरी पे। तो अगर आपका इनकम सैलरी से है तो आपको ये वाला शेड्यूल फिल करना है। तो जैसे कि हमारा इनकम सैलरी से नहीं है तो हम ये शेड्यूल को एम्प्टी छोड़ देंगे, हम इसे फिल नहीं करेंगे, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर है तो आप यहाँ पे देख लें, आपका डिटेल जो है आपको यहाँ पे एक एक करके फिल करना होगा। फिर हम आगे चलते हैं शेड्यूल HP पे। यहाँ पे अगर आपको इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी से तो आपको फिल करना हो। जैसे कि हमारा इनकम हाउस प्रॉपर्टी से तो हम यहाँ डालेंगे सबसे पहले एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी 1। अगर आपका एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आप नीचे ऐड का ऑप्शन में जाके ऐड कर सकते हैं। एक ही है तो आप सिंपली एक पे छोड़ दीजिए। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है जो आपका प्रॉपर्टी है उसका, तो हम यहाँ पे फटाफट एड्रेस फिल कर देते हैं उसका। एड्रेस डालने के बाद हमें नीचे सिटी डालेंगे, सिटी या टाउन जो भी होगा वहाँ का वो डाल देंगे। फिर यहाँ हम नीचे आएंगे जहाँ पे हमें स्टेट सेलेक्ट करना होगा इस ड्रॉप डाउन बॉक्स की मदद से। तो इस ड्रॉप डाउन बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इस बटन पे एंड देन हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे कंट्री हमारा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। फिर यहाँ हमें पिन कोड डालना होगा
उस एरिया का जो भी पिन कोड होगा वो हम डाल देंगे। या जिप कोड जो है वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये नॉन एडिटेबल फील्ड्स में है। फिर उसके बाद हम यहाँ डालेंगे कि अब प्रॉपर्टी किसका है, ऑन है, सेल्फ ऑन है। तो सेल्फ है जैसे कि हमारा खुद का है तो सेल्फ, अगर माइनर वाइनर है तो हम नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 100% आपका है तो यहाँ पे आप नो करिए, अगर नहीं है तो येस पे क्लिक करके अगर कितना परसेंटेज आपका है और कितना परसेंटेज जो शेयर्ड है वो आपको नीचे सेलेक्ट करके डालना होगा डिटेल उनका। तो जैसे हमारा है तो यहाँ पे हम नो कर देंगे और ये हमको नीचे डिटेल नहीं डालना होगा। फिर यहाँ नीचे आएंगे जहाँ पे हमें टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में सेलेक्ट करना है कि आपका क्या लेट आउट है, डीम्ड लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड या खुद रहते हैं, या फिर हमने रेंट पे दे रखा है तो लेट आउट है। हमने रेंट पे दे रखा है तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। वो सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ नीचे डालना पड़ेगा डिटेल कि आपने किसको दे रखा है, उसका नाम क्या है, पैन कार्ड अगर आपके पास है तो पैन कार्ड डाल दीजिए। जैसे ये अवेलेबल है तो डालिए, अवेलेबल नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, जैसे नहीं है तो हम यहाँ खाली छोड़ देंगे। फिर आपको ग्रॉस कितना रेंट मिलता है पूरे साल भर में वो आपको यहाँ पे डालना है। तो हमारा जो रेंट होगा साल भर का वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे, फिर अमाउंट ऑफ रेंट विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड, यानी कि कुछ बचा कुछ अमाउंट हो तो वो आपको डालना है। लोकल डाटा रूटीन में आपको कुछ पेड किया, आपने कुछ पेड किया उन्हें तो वो यहाँ डालना है। तो जैसे कि हमने कुछ नहीं दिया है तो यहाँ 0 0। फिर यहाँ पे एनुअल वैल्यू अपने आप कैलकुलेट कर लेता है ये सब। उसका 30% भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। और अगर आपने लोन भी रखा है और आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो आप वो अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं, आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे कि हमारे में नहीं है तो मैं 0। फिर 30% से अनरियलाइज या एरियर है जो रेंट आपको रिसीव नहीं हुआ है साल भर का वो आपको यहाँ पे डालना है। तो जैसे कि हमारे में ऐसा नहीं है तो हम यहाँ 0। फिर हम नीचे आएंगे कि पास थ्रू इनकम इफ एनी, कोई भी अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम हो तो यहाँ पे आप ऐड प्रॉपर्टी से और भी प्रॉपर्टी ऐड करके उसका इनकम डाल सकते हैं अगर आपका है सिनेरियो में बनता है तो। फिर यहाँ पे ही हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज़ फिल कर लिया। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वो भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है सिस्टम के द्वारा। फिर यहाँ हम शेड्यूल CG में आएंगे जहाँ पे हमें कैपिटल गेन से अगर कोई इनकम है तो वो फिल करना है। जैसे कि हमारा कैपिटल गेन से कोई इनकम नहीं है तो हम इसे नहीं फिल करेंगे। अगर आपका बनता है तो आप इसे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेटा हमारा ऑटोमेटिक 0 फिल हो चुका है यहाँ पे, तो आप देख लें अगर आपको स्कैन में बनता है तो आप इसे फिल करना है, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ दें। फिर हम यहाँ पे आते हैं बगल में टूल 112 में, तो ये वाला जो टैब है ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इसे हम खाली छोड़ देंगे। बट अगर आपका जो सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी सेक्शन 112 के अंडर हो और आपके लिए एप्लीकेबल बनता हो तो आपको इसे फिल करना होगा, अदरवाइज इसे खाली छोड़ दें। फिर ये नॉन रेसिडेंट्स के लिए, तो जैसे कि हम रेसिडेंट है तो ये हमारे लिए ऑटोमेटिक नॉन एडिटेबल फील्ड में चला गया, हम इसे कुछ कर नहीं सकते तो इसे खाली हमें छोड़ना है। फिर यहाँ हम शेड्यूल OS में जाएंगे कि अगर आपको कोई अदर सोर्स से इनकम हो तो आपको यहाँ पे डिटेल डालना हो सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रॉस इनकम जो चार्जेबल हुआ है, नॉर्मल एप्लीकेशन रेट वो ऑटो फिल हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी अदर सोर्स इनकम बन रहा है यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस में, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट से सबका इंटरेस्ट आता रहता है तो वो हमारा इनकम बनता है। तो यहाँ पे हम अपना सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेना है कि आपको कितना इंटरेस्ट बना है साल भर का, वो आपको यहाँ पे ज़रूर से डाल देना है। लोग अक्सर भूल जाते हैं, वैसे यहाँ पे आपको 10,000 रुपये तक का डिडक्शन मिल जाता है। तो अगर आपका डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक में भी है तो यहाँ सेकंड नंबर वाला ऑप्शन डालना है। कोई इनकम टैक्स रिफंड से आपका इनकम हुआ है तो आपको यहाँ पे डालना है। और भी आपको यहाँ पे अदर रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट वगैरह से हुआ है, या फिर कोई भी इतने सारे ऑप्शन में आपका एप्लीकेबल कोई भी बनता है तो उसका आपका अमाउंट कैलकुलेट करके वहाँ बगल में फिल कर देना है। हमारे सिनेरियो में जो बन रहा था वो हमने डाल दिया है, बाकी कॉलम में 0 फिल कर दिए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर यहाँ नीचे आते हैं, कोई अदर इनकम हो कोई स्पेसिफिक के द्वारा तो वो यहाँ पे डालना है। फैमिली पेंशन से अगर आपका बन रहा हो तो जैसे कि हमारे यहाँ पे अमाउंट 0 है। एक अदर सोर्स ऑफ इनकम से यहाँ पे अमाउंट डाला हुआ है जो कि इनका बन रहा था। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो कुछ स्पेशल रेट्स इनकम चार्जेबल हो, यानी विनिंग ऑफ लॉटरी से अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ हो तो आपको यहाँ पे उसका अमाउंट डालना होगा। तो जैसे कि हमारा नहीं है तो यहाँ सिंपली हम 0 कर देंगे तो सारा डेटा 0 हो जाता है। तो हमें इसमें से कोई भी वैल्यू फिल करने का रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, हमारे लिए कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके लिए बन रहा है तो आप वहाँ फिल जरूर से करें। फिर यहाँ 2 में अगर आपका प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल बनता है अंदर सेक्शन 112 तो आपको फिल करना है। हमारे लिए नॉट एप्लीकेबल है तो यहाँ सिंपली 0 है। और ये ग्रे फील्ड में नॉन एडिटेबल से है। ये आपका फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग मेजर डेटा जो है वो ऑटो फिल हो जाता है आपका प्री फिल XML के कारण। फिर यहाँ पे D में कोई भी चार्जेबल स्पेशल रेट में इनकम होता है अदर में तो आपको यहाँ पे देना है। फिर यहाँ E में आपको फिल करना है,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चार्जेबल स्पेशल रेट वाला में, फिर एफ में आपका अमाउंट जो इंक्लूडेड होगा 1 and 2 अबव में, फिर यहाँ डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 ये पेंशन का केस से बनता है तो आपको यहाँ डालना है। फिर जो अमाउंट डिडक्टेबल नहीं होगा उसका डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाता है यहाँ पे। इनकम अगर आपका बनता है एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, तब आपको वहाँ नीचे डालना है, नीचे और डिटेल आपको फिल करने होते हैं। तो जनरली आपका फॉर्म 16 से मेजर डेटा जो है वो ऑटो फिल हो जाता है आपका एक्सएमएल को इंपोर्ट करने से इसमें, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। फिर यहाँ नीचे 10 नंबर में इन्फॉर्मेशन फॉर रिसीप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपका अगर होता है तो आपको यहाँ डालना है डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 15 BBTA या फिर विनिंग ऑफ लॉटरीज वगैरह। तो अगर आपका जीता हुआ है, लॉटरी वगैरह आपने जीता है या फिर डिविडेंड इनकम है आपका, तो ये डेट वाइज दिया हुआ है तो आपको वो फिल करना होगा। फिर यहाँ शेड्यूल CYLA में जाते हैं जहाँ पे डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करेंट ईयर लॉसेस। तो अगर आपका करेंट ईयर लॉसेस के बाद जो आपका है इनकम का डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो जैसे कि हमारे लिए एप्लीकेबल है तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। फिर शेड्यूल BFLA में जाएंगे कि ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ अर्लियर ईयर के कारण जो आपका इनकम बनता है उसके हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा फिल हो जाता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे भी हमारा कोई लॉस वगैरह नहीं है तो हम इसे भी खाली छोड़ देंगे, हमें इसे फिल करने की ज़रूरत नहीं होता, ना ही एप्लीकेबल है। फिर शेड्यूल CFL में या फिर डिटेल ऑफ लॉसेज जो आपने फॉरवर्ड ईयर से कैरी आउट किए हैं तो वो यहाँ पे आपको देने हैं। तो हमारा कोई लॉस ही नहीं रहा है, पास्ट ईयर से हमने कोई दिखाया नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ फिल नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर शेड्यूल 4A में जाएंगे, ये डिडक्शन का टॉपिक आ जाता है, इसे भी आपको ध्यान से भरना है। तो आपका कोई भी डिडक्शन एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको कई सारे डिडक्शन मिलते हैं, गवर्नमेंट आपको कई सारे डिडक्शन देती है, आपको एक एक करके पढ़ना है और डालना है। जैसे कि पेमेंट पेंशन फंड में हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्टिविटी में हो तो आपको फिल करना है। आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो इसका आपका अमाउंट डालना है। अगर आपने लोन ले रखा है हायर एजुकेशन के लिए, रेसिडेंस हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर लोन ले रखा है उसमें जो इंटरेस्ट जाता है उसका अमाउंट आपको डालना है। आपने डोनेशन दे रखा है चैरिटेबल फंड में तो आपको इसके लिए शेड्यूल 80G फिल करना होगा। तो आपके लिए शेड्यूल 80G का एक स्पेशल टैब है, तो आइए वो टैब हमको बता देते हैं। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करिएगा, ये रहा आपका, देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट बगल में आपको शेड्यूल 80G का टैब मिलेगा, आपको इस टैब पर क्लिक करना है। तो अगर आपने डोनेशन दे रखा है चैरिटेबल फंड में तो आपको आपका क्वालिफाइंग लिमिट पता होना चाहिए और उस स्पेसिफिक कॉलम में आपको फिल करना है उसका डिटेल। फिर यहाँ नीचे आएंगे, फिर से आते हैं, फिर यहाँ 80GG अगर आप रेंट पे करते हैं तो वो अमाउंट आपको डालना है। 18GA है, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में आपको दे रखा है डोनेशन तो आपको यहाँ पे देना है उसका डिटेल। फिर शेड्यूल 4A में आते हैं वापस से हम, फिर यहाँ पे अगर आपका डोनेशन दे रखा है पॉलिटिकल पार्टी में तो उसका आपको यहाँ पे अमाउंट डालना होगा जिसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आपका सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट बनता है उसका भी आपको डिडक्शन मिलता है, वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी से हैं तो आप नीचे कॉलम में जाके उसका भी अमाउंट डाल सकते हैं, जो आपका लगा हो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये था कुछ डिडक्शन जो आपको देती है गवर्नमेंट। आपको यहाँ पे देख लेना कि आप किसके लिए एप्लीकेबल है, वहाँ पे आपको वो अमाउंट डाल देना है, आपको उन सभी का डिडक्शन मिल जाएगा। हमारे लिए अभी कोई भी एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसमें से कोई भी फिल नहीं करेंगे, अगर आपके लिए बनता है तो आपको इसे फिल करना है। फिर हम आते हैं कि शेड्यूल AMT में। शेड्यूल AMT यानी कंप्यूटेशन ऑफ अल्टरनेशन मिनिमम टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115JC, तो ये ऑटो फिल हो जाता है यहाँ पे। फिर शेड्यूल AMTC में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JD, ये भी ऑलमोस्ट ऑटो फिल हो जाता है, हमारे लिए एप्लीकेबल हम नहीं फिल करेंगे। फिर हम यहाँ बगल में आते हैं शेड्यूल SBI में इनकम कोई स्पेसिफिक पर्सन का हो, माइनर चाइल्ड स्पाउस का, तो उसका डिटेल यहाँ देना है, हमारे में नहीं है, हम इसे नहीं फिल करेंगे। फिर हम बगल में आएंगे शेड्यूल SI में, यहाँ पे इनकम चार्जेबल टू द टैक्स एट द स्पेशल रेट अगर है आपका तो जैसे कि हमारी इनकम स्पेशल रेट में है ही नहीं तो हम इसे फिल नहीं करेंगे, अगर आपके लिए है तो आपको इसे फिल करना होगा। तो बेसिकली हमारा डेटा ऑटोमेटिक फिल हो चुका है ये प्रीफिल एक्सएमएल के कारण। फिर शेड्यूल E1 डिटेल ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम आपका बनता है तो उसको आपको यहाँ पे डिटेल देना है। वैसे इनकम इस पर टैक्स तो नहीं लगता बट गवर्नमेंट वो डिटेल मांगती है आपसे, तो अगर आपको कोई एग्जाम्प्ट इनकम से इनकम है तो आपको यहाँ पे उसका डिटेल देना होगा, हमारा कोई नहीं है तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। फिर हम बगल में आएंगे कि शेड्यूल FTI में, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है फंड में सेक्शन 15A UB में, तो आपको देना है डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टैक्स रिलीफ, कोई आउटसाइड इंडिया का डिटेल है तो वो आपको देना है। समरी ऑफ टैक्स लिंक क्लेम्स फॉर टैक्सेस पेड आउटसाइड इंडिया, आपने आउटसाइड इंडिया टैक्स पेड रखा है तो उसके लिए अगर आपको रिलीफ चाहिए तो वो डिटेल देना है। फिर यहाँ पे अगर आपका फॉरेन एसेट या फॉरेन इनकम है, कोई सोर्स ऑफ इनकम है आउटसाइड इंडिया तो आपको यहाँ देना है, तो हमारे में नहीं है तो हम इसे भी खाली
छोड़ देंगे। फिर शेड्यूल 5A में आते हैं कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीव बिटवीन स्पाउस गवर्नमेंट बाय पार्टिसिपेंट, तो ये भी है नॉन रेसिडेंट के लिए, हम इसे खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे एसेट या लाइबिलिटी आपका कोई है लास्ट साल में, ये उनके लिए जिनका 50 लाख से ज़्यादा का इनकम होता है बनता है, हमारे लिए नहीं बनता है तो हम इसे भी खाली छोड़ देंगे, हमारे लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। फिर पार्ट बी में हम आते हैं। फिर यहाँ पे आपका कम्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जो है, यहाँ पे टोटल इनकम आपका कैलकुलेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपने डिटेल अभी तक दिया होगा वो डिटेल का फिर आपका टोटल इनकम का कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाता है। फिर हम बगल में चलते हैं। यहाँ पे आपका जो है टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होता है आपका टोटल इनकम में, इसमें मेजर डेटा ऑटो फिल हो जाता है जो भी आपने इनकम डिटेल दिया है वगैरह उससे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा टैक्स का नॉर्मल रेट ऑन 15 और पार्ट बी TI वाला वैल्यू फिल हो गया है, यहाँ पे सब ऑटो फिल हो गया आपका आ रहा है, जो भी इनकम में हमने डिटेल दिया है इनकम में या डिडक्शन में उसके कारण यहाँ पे ऑटो फिल हो जाता है। यहाँ हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस, ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी, क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 GD वगैरह, ये सारे डेटा ऑटोमेटिक फिल होकर यहाँ पे आ रहे हैं। फिर यहाँ पे जो हमारा टैक्स पेबल बनता है वो भी यहाँ नीचे शो हो रहा है। यहाँ पे आप ई पे टैक्स पे क्लिक करके इसे ऑनलाइन माध्यम से पे भी कर सकते हैं यहीं पे। फिर यहाँ नीचे अगर आपको कोई रिफंड बनता है तो वहाँ 17 नंबर में आपको शो कर दिया जाएगा। फिर 18 नंबर में आपको वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक कर दीजिए यहाँ पे आप, तो हमने टिक कर दिया है। फिर यहाँ पे अगर नॉन रेजिडेंट का सिनेरियो में इसे फिल करना है तो हम नहीं है, तो उसके बाद हम बगल वाला में चलते हैं। डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो एडवांस टैक्स का जो डिटेल आपने पे किया होगा उसका यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं। फिर यहाँ डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड है, सो TDS कटा है आपका फॉर्म 16 जो एम्प्लॉयज़र को दिया जाता है उसके कारण, तो यहाँ पे आएगा उसका डिटेल, तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद हम TCS में आएंगे कि टैक्स कलेक्टेड है सोर्स हुआ आपका फॉर्म 27D के कारण, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ वेरिफिकेशन में आते हैं जहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा या नाम, फादर नेम, फिर यहाँ आपको पेन नंबर अपना जो होगा वो आएगा यहाँ पे, और डेट। फिर ये सब डिटेल जब आ जाए तो ये आपका ITR 2 जो है ये फाइनल सबमिट के लिए तैयार है, तो आप इसे सेव ड्राफ्ट कर लें। उसके बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं सबमिट बटन पर क्लिक करके। तो जैसे आप क्लिक करिएगा सबमिट पर तो आपके सामने कुछ इस तरह का सबमिट ITR वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपका ई फिलिंग, यूज़र ID, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे आप डिटेल देख लें अपना, और फिर यहाँ पे सबमिट का बटन पे क्लिक करके आप इसे सबमिट कर सकते हैं, जिसके बाद आपका ये ITR 2 में जो है ये फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपना ITR 2 जो है वो फाइल कर सकते हैं ऑफलाइन बिना किसी परेशानी के। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और एक्सपर्ट एडवाइस और सर्विस के लिए हमारे मेल tds@airtelmail.in पर जरूर से हमें कांटेक्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त होते रहे। जय जिले, जय हिंद, जय भारत।